नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। भाजपा के कदावर नेता और पार्टी के प्रमुख रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बीजेपी में नई जान फूंकने वाला चाणक्य माना जाता है। 2014 के चुनावों की बात करें या फिर 2019 के चुनावों का जिक्र हो, दोनों ही इलेक्शन में भाजपा ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया और इसका श्रेय अमित शाह को ही दिया जाता है। गुजरात के सरखेज से विधायक के रूप में 4 बार चुने जाने वाले शाह को मोदी का सबसे खासमखास या फिर भरोसेमंद सहयोगी के रूप में जाना जाता है। केंद्र की राजनीति में आने से पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी के कार्यालय के दौरान राज्य सरकार में कई प्रमुख विभागों को संभालते रहे हैं। शाह के बारे में ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक समृद्ध व्यापार साम्राज्य पीवीसी पाइपलाइनों के मालिक हैं। अहमदाबाद में अपने कॉलेज के दौरान एक आरएसएस स्वयं सेवक बन गए। आरएसएस में उनके कार्यालय के दौरान 1982 में उन्होंने मोदी से मुलाकात की। 2019 में गांधीनगर से लोकसभा चुनाव जीतने वाले अमित शाह के बारे में आपको हम 10 ऐसी बातें बताने वाले हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। तो चलिए करते हैं अमित शाह से जुड़े इन 10 किस्सों की शुरुआत। पहली बात तो ये बहुत कम लोगों को पता है कि अमित शाह की जड़ें जरा भी पॉलिटिकल नहीं रही हैं। अमित शाह 22 अक्टूबर 1964 में एक बहुत रईस बिजनेसमैन अनिल चंद्र शाह के घर पैदा हुए। उनके बर्थ प्लेस की बात करें तो उनका जन्म मुंबई महानगरी में हुआ था। अमित शाह के पापा का पीवीसी पाइप का बिजनेस था, लेकिन पढ़ाई के साथ उसमें भी हेल्प की और बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई करते हुए बैचलर्स डिग्री हासिल की। यानी आपने देखा कि आज के दौर के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह के परिवार का सियासत से कोई भी वास्ता नहीं रहा, लेकिन फिर भी अमित शाह जिस सूझबूझ से राजनीति की बिसात बिछाते हैं उसमें अच्छे अच्छे सियासतदान उलझ कर रह जाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको अमित शाह के ऐसे फैक्ट के बारे में बताते हैं जिसे शायद ही कभी आपने सुना हो। अमित शाह ने स्टॉक ब्रोकर का भी काम किया है। बैंक और पैसे का तगड़ा एक्सपीरियंस है अमित शाह के पास। यही वजह है कि उनकी रणनीति से बीजेपी पार्टी को अच्छा खासा डोनेशन मिलना शुरू हो गया। वहीं उनको पता था कि स्टेट की कमाई में कोऑपरेटिव बैंक का दखल अच्छा खासा है। तो गुजरात स्टेट में बीजेपी की सरकार बनने के बाद 1999 में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष चुने गए। यानी पैसे की समझ में भी अमित शाह को कोई तोड़ नहीं है। स्टॉक ब्रोकर के उनके बिजनेस को उनके बेटे जय शाह ने भी आगे बढ़ाया था। तीसरी बात, इसके अलावा अब एक ऐसे फैक्ट की बात करते हैं जिसे सुनने के बाद हर कोई बस यही कहेगा, जब यहाँ पॉलिटिक्स है वहाँ थोड़ी बहुत बदनामी तो होती है। आपको बताते चलें कि 2009 में बेंगलुरु की किसी लड़की की जासूसी के केस में उनका नाम सामने आया था। आरोप लगा कि इनके ऑर्डर से वो काम किया गया। वहीं 2010 में सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस ने तो उनको अच्छा खासा परेशान किया, क्योंकि विपक्षी नेता ने यहां तक कहने लगे कि अमित शाह को राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए। खैर, मामला इतना बढ़ा कि अमित शाह की गिरफ्तारी तक हो गई। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनके गुजरात में घुसने तक पर रोक लगा दी गई। वहीं बाद में जब कोई सबूत नहीं मिला तो मामला पूरी तरह से साफ हो गया। चौथी बात, आपको शायद यह बात पता नहीं होगी कि अमित शाह का पैतृक घर अहमदाबाद के मानसा इलाके में है और इसे हेरिटेज बिल्डिंग में शुमार किया जाता है। वहीं अमित शाह की मां कुसुम्बा गांधीवादी थी और अपने बेटे को विरासत में एक बड़ी सी लाइब्रेरी दे गई। इस लाइब्रेरी में कुरान, बाइबल समेत हजारों किताबें रखी हुई हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि अमित शाह को उनकी मां ने ही खादी पहनने के लिए प्रेरित किया था। इससे भी बड़ी बात तो ये है कि शाह ने यह आदत अभी तक नहीं छोड़ी है और वो आज भी खादी के कपड़ों में नजर आते हैं। मां के प्रति अमित शाह का वैसे भी बहुत ज्यादा लगाव रहा है। पांचवी बात, जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि शाह ने सबसे पहले आरएसएस ज्वाइन की और उसके बाद उनकी राजनीति की शुरुआत विश्व हिंदू परिषद से हुई। यह ऐसा वक्त था
जब अमित शाह को अपने कामकाज को डायरी पर नोट करने का मन किया और उसके बाद उनकी रोजाना डायरी लिखने की आदत पड़ गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमित शाह की यह आदत आज तक कायम है और वो आज भी डायरी अपनी बातें जरूर लिखते हैं। इसके अलावा शाह डॉक्यूमेंटेशन में भी बहुत यकीन करते हैं। इनकी योजना है कि बीजेपी के हर बड़े नेता के जीवन से जुड़े किस्सों और विचारों को सुरक्षित किया जाए। यानी इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लिखने पढ़ने का शौक उन्हें अपनी माता से ही आया है, क्योंकि उनकी माँ किताबें पढ़ने का बहुत शौक रहा। इसी आदत को अमित शाह ने भी आज अपने अंदर आत्मसात कर रखा है। छठी बात, अमित शाह के बारे में यह बात भी कम लोगों को पता है कि वो मीडिया को बहुत अधिक पसंद नहीं करते हैं। खासतौर पर अमित शाह टीवी मीडिया के बहुत अधिक करीब नहीं रहे हैं। उनके बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि वो पत्रकारों के फोन भी कम ही उठाते हैं, मगर इसके उलट वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से हमेशा सीधे बात करने को तत्पर रहते हैं। शाह के बारे में बताया जाता है कि अध्यक्ष बनने से पहले वो कार्यकर्ताओं के फोन खुद उठाते थे, यानी पार्टी के लिए उन्हें अपनी जिम्मेदारी पता है, लेकिन मीडिया के साथ उनकी कभी दोस्ती नहीं बन सकी। यह बेहद अजीब इत्तेफाक भी है, क्योंकि मोदी जहां सोशल मीडिया पर ज्यादा जोर देने की वकालत करते हैं, तो वहीं अमित शाह को इसमें कोई भी रुचि नहीं है। सातवीं बात, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की दोस्ती के तमाम किस्से कहानियां लोगों तक पहुंच गए हैं, लेकिन शायद यह बात आपको पता नहीं होगी कि पीएम मोदी के पीएम बनने की सबसे पहली भविष्यवाणी किसने की थी। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं कि गुजरात के राजनीतिक गलियारों में यह बात आज तक खूब गूंजती है कि शाह ने तो मोदी के पीएम बनने की भविष्यवाणी 1990 में ही कर दी थी। बताया जाता है कि यह दोनों उस वक्त अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पास एक रेस्टोरेंट में बैठे थे और ठीक यही वो समय था जब शाह ने मोदी के पीएम बनने की भविष्यवाणी की थी। वाकई मोदी को सच्चे दोस्त के रूप में और बेहतरीन राजनीतिक सलाहकार के रूप में जिस तरीके से अमित शाह का साथ मिला, उसने आज मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय चेहरा बना दिया है। आठवीं बात, गृह मंत्री अमित शाह का नाम यूं तो हमेशा चर्चाओं में बना रहता है। अब चाहे कश्मीर से धारा 370 खत्म करने का ऐतिहासिक फैसला हो या फिर एनआरसी के मुद्दे पर अपना और सरकार का रुख स्पष्ट करना हो, अमित का हमेशा तीखे स्वर में अपनी बात संसद के पटल पर रखते हैं और पूरे सदन को उनके सुझाव को मानना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब अमित शाह फर्जी मुठभेड़ कांड में जेल में बंद थे तो वो गीता का जमकर अध्ययन किया करते थे। अमित शाह न सिर्फ खुद गीता पढ़ते थे बल्कि दूसरे कैदियों को भी गीता पढ़कर सुनाया करते थे। धर्म में बेहद आस्था रखने वाले अमित शाह के बारे में उनकी करीबी बताते हैं कि अमित शाह ज्योतिष में बहुत यकीन करते हैं। धार्मिक आस्था में बेहद विश्वास करने वाले अमित आने वाले भविष्य को लेकर काफी सजग रहते हैं, तभी तो वो ज्योतिष में काफी भरोसा करते हैं। नौवीं बात, जैसा कि हम सब जिक्र कर ही रहे थे कि अमित शाह खुद तो बहुत बड़े आस्थावान हैं, साथ ही में उनकी पत्नी सोनल भी बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की है। अमित शाह की तरह उनका भी भगवान सोमनाथ पर अटूट भरोसा है। दोनों भगवान सोमनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं। अमित शाह तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट में शामिल होने को अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि ये भगवान सोमनाथ की कृपा ही है जो अमित शाह न सिर्फ तमाम उलझनों से बाहर निकले, बल्कि आज वो देश के सबसे ताकतवर लोगों में से एक हैं। 10वीं बात, चलिए अब आखिरी फैक्ट की बात कर लेते हैं। ये जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं उसके बारे में मीडिया में शायद ही कभी जिक्र होता है, क्योंकि हमेशा टीवी चैनल से लेकर अखबारों तक में अमित शाह को कट्टर छवि वाले नेता के तौर पर पेश किया जाता रहा है। फेक एनकाउंटर जैसे तमाम इल्जाम भी उनके ऊपर लगे हुए हैं, मगर शायद ही यह बात ज्यादा लोगों को पता हो कि हकीकत में अमित शाह के कई करीबी दोस्त मुस्लिम हैं। कहा जाता है कि एक प्रभावशाली मौलाना से भी उनका बड़ा पुराना याराना है और दोनों अक्सर वेजिटेरियन दावत खाते रहते हैं। यानी जिस तरह की छवि मीडिया ने उनकी बना दी है वो उससे बहुत अलग है, मगर फिर भी उन्हें हर बार कट्टर और अड़ियल नेता के तौर पर पेश किया जाता है, जो मुस्लिमों को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। वैसे शाह हमेशा बीजेपी कार्यकर्ताओं को सलाह देते हैं कि वो मार्क्स, समाजवाद, इस्लाम और ईसाईयत को जमकर पढ़ें, क्योंकि अमित शाह को लगता है कि कार्यकर्ता जमकर पढ़ेंगे तभी तो बहस में टिक सकेंगे। खैर, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही।
हमें यकीन है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप भी अपने पसंदीदा नेता के बारे में ऐसी ही अनसुनी बातें जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं, ताकि हम आपके पसंदीदा नेता के ऊपर प्रोग्राम बना सकें। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।